नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की हमारी करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदु होंगे भारत में रबी फसलों के लिए एमएसपी मूल्य क्या निर्धारित किया है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक होगा हमारा भारत में नए केंद्रीय विद्यालयों के खोलने की घोषणा की गई है। जो 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, इसके बारे में बताएंगे। इसके साथ आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सरकार ने क्या क्या घोषणाएं की हैं। फिलीपींस में भूकंप आया है, इस पर चर्चा करेंगे। अमेरिका में शटडाउन लगा हुआ है, शटडाउन क्या है अमेरिका में, इस पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न हमारे सामने, रबी फसलों का एमएसपी किसका तय करता है? यह ऑप्शन बी, सरकार किसानों और कृषि विपणन हेतु न्यूनतम मूल्य तय करती है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, रबी फसल में मुख्य फसल कौन सी है? रबी फसल में मुख्य फसल गेहूं की मानी जाती है। अगला प्रश्न, आगामी विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूं का एमएसपी कितना तय किया गया है? ऑप्शन बी हमारा सही है, 2585 रुपए तय किया गया है। अगला प्रश्न, गेहूं के एमएसपी में वृद्धि कितनी हुई है? गेहूं के एमएसपी में 160 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एमएसपी बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? एमएसपी बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी लागत से अधिक लाभ देना होता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, रबी फसल में गेहूं के अलावा कौन सी फसल एमएसपी के अंतर्गत आती है? गेहूं के अलावा चना, जौ, सरसों भी इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, एमएसपी की घोषणा कौन करता है? एमएसपी की घोषणा केंद्र सरकार करती है। अगला प्रश्न, एमएसपी बढ़ाने से किसानों को क्या लाभ होता है? एमएसपी बढ़ने से किसानों को फसल का बेहतर मूल्य मिलता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न, एमएसपी किसके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? एमएसपी छोटे और सीमांत किसानों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न, रबी फसल के एमएसपी बढ़ाने से किस क्षेत्र में सुधार होता है? ऑप्शन ए हमारा सही है, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे ज्यादा सुधार होता है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 57 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। यहां से हमारा पहला प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न, कितने नए केंद्रीय विद्यालय केबीएस खोलने को केंद्र सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी दी है? तो इसकी संख्या है 57। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन नए केंद्रीय विश्वविद्यालय से कितने छात्रों को लाभ मिलने की संभावना है? ऑप्शन सी हमारा सही है, 86,640 बच्चों को लाभ मिलने की संभावना है इससे। अगला प्रश्न, इन 57 नए केवीएस के लिए कुल निवेश कितना रखा गया है? ऑप्शन बी 5,862.55 करोड़ रुपए रखा गया है। अगला प्रश्न, कितने नए केबीएस ऐसे जिलों में खोले जाएंगे जहां पहले केबी नहीं है, केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है? तो यह है ऑप्शन हमारा बी, 20 जगह ऐसी हैं जहां पर विश्वविद्यालय नहीं है। अगला प्रश्न, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं या खोले जाएंगे?
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 4 विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालय किस नीति के अनुरूप बाल वाटिका प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेंगे? ऑप्शन बी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। अगला प्रश्न, 57 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय में से कितने आकांक्षात्मक जिले में खोले जाएंगे? 14 आकांक्षात्मक जिले हैं हमारे। अगला प्रश्न, इन केंद्रीय विश्वविद्यालय में कौन सी अतिरिक्त सुविधा भी प्रदान की जाएगी? ऑप्शन बी बाल वाटिका, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां भी यहां शामिल होंगी। अगला प्रश्न, केंद्रीय विश्वविद्यालय में बाल वाटिका, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। अगला प्रश्न, इन नए केवीएस में किस क्षेत्र में बच्चों को विशेष लाभ मिलेगा? ऑप्शन बी केंद्रीय कर्मचारियों को बच्चों को यहां विशेष लाभ मिलने की संभावना है। अगला प्रश्न, इन नए केवीएस का वितरण किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा? ऑप्शन बी 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इनका वितरण होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आरएसएस की स्थापना और स्मरणीय सिक्का एवं डाक टिकट जारी किया गया है, ये जो जारी किए गए उस पर एक नजर डालते हैं। प्रश्न नंबर 26, आरएसएस की स्थापना कब और कहां हुई? यह नागपुर में हुई है। 1925 में इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न, आरएसएस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी युवाओं में राष्ट्रीय चेतना और अनुशासन का विकास करना मुख्य उद्देश्य था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आरएसएस की स्थापना के अवसर पर स्मारकीय सिक्का जारी किया गया, इसका मूल्य कितना है? इसका मूल्य 100 रुपए है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, स्मारकीय सिक्के के एक पक्ष पर क्या अंकित है? स्मारकीय सिक्के के एक पक्ष पर राष्ट्रीय चिन्ह और भारत माता का चित्र अंकित है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, आरएसएस की स्थापना स्मृति के अवसर पर डाक टिकट जारी किया गया, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता 1963 गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते आरएसएस स्वयं सेवक हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डाक टिकट पर अंकित नारा और मोटो क्या है? ऑप्शन बी राष्ट्रभक्ति, सेवा, अनुशासन इस पर अंकित है। अगला प्रश्न, आरएसएस की स्थापना किसने की थी? केशव बलिराम हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न, स्मारकीय सिक्का डाक टिकट कब जारी किए गए? ऑप्शन सी 2025 में जारी किए गए हैं। आरएसएस का प्रमुख आदर्श कौन सा है? आरएसएस का प्रमुख आदर्श सेवा, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, आरएसएस स्मारकीय सिक्का और डाक टिकट के मुख्य क्या संदेश दिया गया है? ऑप्शन बी आरएसएस के सामाजिक और राष्ट्रभक्ति कार्यों का सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न, फिलीपींस में भूकंप आया है, उसके बारे में एक नजर डालते हैं। फिलीपींस में 6.9 तीव्रता का भूकंप कब आया है? ऑप्शन सी 30 सितंबर 2025 को यह आया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
इस भूकंप का केंद्र कहाँ था? इस भूकंप का केंद्र ऑप्शन बी शेबू प्रांत बोगो शहर से 19 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। अगला प्रश्न, इस भूकंप से मृतकों की संख्या कितनी हुई है? 72 लोगों के मरने की अब तक पुष्टि हुई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूकंप के बाद कितने आफ्टर शॉक्स दर्ज किए गए हैं? ऑप्शन सी 2329 अब तक आफ्टर शॉक्स दर्ज किए गए हैं। अगला प्रश्न, भूकंप से किस प्रकार का विनाश हुआ है? ऑप्शन बी इमारतें, चर्च, अस्पताल, सड़कें, पुल और पावर लाइनें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। अगला प्रश्न, अमेरिका का शटडाउन क्या है? इस पर एक नजर डालते हैं। अमेरिका में शटडाउन तब होता है जब कांग्रेस और राष्ट्रपति बजट और जरूरी वित्तीय कानूनों पर सहमति नहीं बनाते, जिसके कारण संघीय सरकार के गैर आवश्यक विभाग और सेवाएं अस्थायी रूप से बंद हो जाती हैं। इससे संबंधित पहला प्रश्न है, क्योंकि यह टॉपिक इतना जरूरी है, इससे पूरे विश्व में सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। अमेरिका में शटडाउन कब होता है? ऑप्शन बी जब कांग्रेस और राष्ट्रपति बजट और फंडिंग बिल पर सहमत नहीं होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, शटडाउन के दौरान कौन सी सेवाएं जारी रहती हैं? ऑप्शन सी केवल आवश्यक सेवाएं जारी रहती हैं, जैसे पुलिस और सैन्य। अगला प्रश्न, शटडाउन का सबसे लंबा उदाहरण कब हुआ? शटडाउन का सबसे लंबा उदाहरण दिसंबर 2018 जनवरी 2019 तक रहा। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शटडाउन के कारण कौन प्रभावित होता है? ऑप्शन सी फेडरल कर्मचारी, नागरिक और अर्थव्यवस्था इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। अगला प्रश्न, शटडाउन खत्म कब होता है? ऑप्शन बी जब कांग्रेस और राष्ट्रपति फंडिंग बिल पास कर दे तब यह खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न, यूपी में महिलाओं और परिवारों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में हमने इससे पहले वीडियो में आपको बता दिया है। साथियों, इसके बारे में और विस्तृत जानकारी आपको यदि चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको पढ़ सकते हैं। विस्तृत जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी दी गई है। साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया कीजिए। आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो साथियों, नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।